आगे अपन कंप्यूटर के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला सवाल, मेमोरी के प्रकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? अब डेम श्योर 90% विद्यार्थी इसको गलत करेंगे, क्योंकि आप मेमोरी के दो ही प्रकार पढ़ते हो, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दो ही प्रकार पढ़ते हो आप। लेकिन साथियों आपकी एनसीईआरटी जो है कंप्यूटर की, उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी। ये जो आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी होती है ना, ये वाली मेमोरी जो मदरबोर्ड होती है या जो प्रोसेसर होता है ना सीपीयू का, उस प्रोसेसर के ऊपर ही लगी हुई होती है। ये इंटरनल मेमोरी होती है, उसी के ऊपर लगी हुई होती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके रजिस्टर मेमोरी और एक होती है आपके कैश मेमोरी। एक तो होती है रजिस्टर मेमोरी और एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को CACH लिखते हैं और ये आपकी रजिस्टर मेमोरी यानी कि पंजीकरण मेमोरी होती है ये। तो ये जो मेमोरी है ये आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी होती है और सीपीयू के सबसे पास होती है। जिस टाइम में सीपीयू रन कर रहा होता है, सीपीयू के अंदर कोई सा भी आपके क्या कोई कमांड चल रहा होता है, उस टाइम में यही वाली मेमोरी काम करती है। इसके बाद में दूसरी मेमोरी आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को या इसी को बोलते हैं मुख्य मेमोरी, और ये आपके दो प्रकार की होती है। एक होती है रैम जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हो, और एक होती है रोम जिसको आप रीड ओनली मेमोरी बोलते हो। तो ये वाली भी मेमोरी का प्रकार होता है। एक होती है आपकी सबसे बड़ी आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप सहायक मेमोरी भी बोलते हो या द्वितीयक मेमोरी बोलते हो। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो इसके अंदर जैसे आपकी एक तो हार्ड डिस्क आ गई। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क 512 जीबी की या 1024 जीबी की, इतने टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के अलावा आपके जो यूएसबी पेन ड्राइव होते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव ये भी किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इसके अलावा आपके अन्य प्रकार की जो सीडी होती है या जो एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिनके अंदर ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसका मतलब तीनों ही मेमोरी के प्रकार है, तो सभी विकल्प इसके अंदर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि सही कथन बताओ। तो मेमोरी 3 प्रकार की होती है। आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी होती है, वो रजिस्टर और कैश होती है। प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम होती है। रैम जो होती है इसको साथियों क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये भी चीज लिख देता हूं। रोम जो होती है ना, ये रोम तो होती है आपकी स्थायी मेमोरी। कैसी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। जबकि ये कैसी मेमोरी होती है? ये परिवर्तनशील होती है। ये परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील यानी कि इसको बोला जाता है वोलेटाइल। क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। और इसको नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया कि ये स्थायी होती है, इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। रैम के अंदर क्या होता है? आपके जो बायोस होता है, ये बायोस जो बूट प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस, कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही बटन दबाते ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर का फैन चलेगा। फिर कंप्यूटर जो है प्रोसेसर को क्या देगा? संदेश देगा कि आप रैम को एक्टिवेट करो। फिर रैम एक्टिवेट होती है, रैम के अंदर सारा प्रोसेसर बूट होता है, सारा का सारा सिस्टम बूट होता है, आपका कंप्यूटर चालू होता है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर चीजें दिखाई देती है। तो वो जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो सारा का सारा किस में स्टोर होता है? रोम के अंदर स्टोर होता है। ये रोम एक स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि ये फिक्स है, इसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। और ये केवल और केवल तब ही काम में आती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। एक बार कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद अगर आप इस रोम को बाहर भी निकाल लो तो भी कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कंप्यूटर चलता रहेगा। इसकी जरूरत केवल तब ही पड़ती है जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। और ये जो रोम होती है ना साथियों, ये आपकी 4 प्रकार की होती है। ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं। रोम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। आप कहोगे गुरुजी कौन कौन सी होती है? तो एक होती है आपकी पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। एक होती है आपकी ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसको इरेज किया जा सकता है और वापस से प्रोग्राम किया जा सकता है। एक तो पी रोम होती है कि रोम को आप प्रोग्राम कर सकते हो, एक बार प्रोग्राम कर दिया फिर उसको छेड़ नहीं सकते। दूसरी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, इसको एक बार डाटा को इरेज करके वापस से प्रोग्राम किया जा सकता है। और एक होती है ई पी रोम। ये 3 ही होती है, सॉरी 4 नहीं होती है, 3 प्रकार की होती है। ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप रोम को इरेज कर सकते हो और वापस उसके ऊपर डाटा आप प्रोग्राम कर सकते हो। ये बेसिकली बूटिंग प्रोसेसर के अंदर काम आती है। बायोस जो होता है कंप्यूटर का, वो इसके अंदर स्टोर होता है। ये स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और जो रैम है आपकी, ये रैम साथियों 2 प्रकार की होती है। रैम के बारे में भी लिख देता हूं, कहां पे लिखूं? यहां लिख देता हूं। रैम भी आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है रैम?
रैम होती है, एक आपकी एस रैम होती है जिसको आप स्टैटिक रैम बोलते हो, और एक आपकी डी रैम होती है जिसको आप डायनेमिक रैम बोलते हो। यानी कि ये होती है स्थायी और ये होती है आपकी कैसी, डायनेमिक, यानी कि परिवर्तनशील कह सकते हो इसको आप। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये दो रैम भी दो प्रकार की होती है, और रोम आपके 3 प्रकार की होती है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत सारी होती है, आपके हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सीडी है, एसएसडी है, और आपके जो मैग्नेटिक टेप है वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपसे, एग्जामिनर आपसे कुछ चीजें पूछता है इस प्रकार की। कैसी चीजें पूछता है, देखो इधर आओ। जैसे ऐसा एक आपको ग्राफ बना करके दे देता है, इस ग्राफ के अंदर आपको चीजें डिसाइड करनी होती है। अब मैं इसके अंदर दो दो के खांचे बना देता हूं आपके। यहां पर एक शानदार चीज बता रहा हूं आपको जो कि आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। क्या आएगी, बहुत ज्यादा काम में आएगी, और ये वाली चीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। देखो, सबसे पहले होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें जब अपन ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो क्या क्या चीजें बढ़ेगी, क्या क्या चीजें घटेगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर आती है फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और यहां पर आती है इसके अंदर आपकी कौन सी, इंटरनल मेमोरी, जिसको आप IM बोल सकते हो। इसमें देखो, इस मेमोरी के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। सबसे ऊपर कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। इस यहाँ उसके बाद में दूसरी जगह पर होती है आपकी कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। और ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी एक होती है आपकी एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और एक होती है आपकी डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। और ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चाहे आप मैग्नेटिक टेप की बात कर लो, है ना, चाहे आप आपकी जो डिस्क होती है किसी भी प्रकार की CD, उसकी बात कर लो, या हार्ड डिस्क की बात कर लो, वो सारी इसमें आती है। और इससे ऊपर आती है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जब अपन नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या चीजें बढ़ेगी और क्या चीजें घटेगी, वो मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहली चीज होती है स्पीड। क्या, मेमोरी की स्पीड। स्पीड के बारे में अपन बात करें तो स्पीड कब बढ़ती है, स्पीड देखो, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है रजिस्टर की। इससे कम स्पीड होती है कैश मेमोरी की। इससे कम स्पीड होती है एस रैम की। उससे कम होती है डी रैम की। उससे कम होती है SSD की। और उससे भी कम जो बाकी आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी कि स्पीड जब अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, मेमोरी की स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड के आधार पर यहां पर एक चीज आप ये लिखोगे। दूसरी चीज आप क्या लिखोगे, दूसरी चीज इसके अंदर लिखोगे आप कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि कितनी महंगी है, ये कितनी महंगी है। तो इसके अंदर भी जब अपन बात करें, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ती है। यानी कि जिस मेमोरी की स्पीड जितनी ज्यादा है, उस मेमोरी की कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा है। तो यानी कि कैश रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगी आती है। और ध्यान रखना, ये जो रजिस्टर मेमोरी होती है ना, ये केवल KB के अंदर होती है, और कैश मेमोरी केवल MB के अंदर होती है। कैश मेमोरी आप जब कंप्यूटर लेने जाते हो तो आपने देखा होगा, जब आप रन कमांड प्रेस करके वहां पर उसका प्रोसेसर देखते हो, यानी कि टास्क मैनेजर के अंदर देखते हो, अभी भी आपके कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ऑन करके देख लेना, वहां पर आपको कैश मेमोरी जो है या तो 2 MB की, या 4 MB की, या 6 MB की दिखाई जाती है। यानी कि कैश मेमोरी केवल और केवल MB के अंदर होती है, लेकिन रजिस्टर से थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके बाद में आती है एस रैम, उसके बाद में आती है डी रैम। रैम जो होती है वो MB से लेकर GB तक होती है। जैसे आपके मोबाइल की रैम होती है ना, 8 GB रैम है, 6 GB रैम है, या 12 GB रैम है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर रैम होती है। और ये रैम जो होती है साथियों, इसके अंदर सारा का सारा जो सिस्टम चलता है ना कंप्यूटर का, वो चलता हुआ सिस्टम सारा का सारा रैम के अंदर होता है। और जैसे लाइट चली जाती है, रैम में जितनी भी चीजें स्टोर रहती है सारी मिट जाती है, जबकि रोम में चीजें हमेशा स्थायी रहती है, हमेशा उसमें रहती है, वो कभी मिटती नहीं है लाइट जाने की वजह से भी। तो ये रैम होती है, इस प्रकार से ये MB के अंदर होती है। अब अपन तीसरी बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखो, तीसरी बात इसके अंदर अपन कर लेते हैं, देखो स्पीड की बात कर ली, कॉस्ट की बात कर ली, अब अपन साइज की बात कर लेते हैं। इसकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज के अंदर क्या होगा, जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे साइज घटेगी। यानी कि सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है, सबसे ज्यादा साइज होती है आपके सेकेंडरी मेमोरी की, उससे कम प्राइमरी मेमोरी, उससे कम कैश मेमोरी, उससे भी कम रजिस्टर मेमोरी होती है। इस प्रकार से ये साइज की भी बात हो गई आपके। और भी कोई पॉइंट है क्या जो मेमोरी के बारे में अपन को यहाँ से डिस्कस करना चाहिए। स्पीड की अपन ने बात कर ली है, कॉस्ट की अपन ने बात कर ली है, साइज की भी बात कर ली है। गति, ठीक है। ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। साइज का मतलब नीचे वाली की साइज GB में होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे साइज KB के अंदर आती जाएगी, यानी कि ये केवल और केवल किलोबाइट है। और ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ना, ये आपको NCERT लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर। NCERT की ये किताब है, उस किताब का स्क्रीनशॉट है कि मेमोरी सिस्टम में 3 प्रकार की मेमोरी होती है। एक आंतरिक प्रोसेसर जो मैंने आपको बता दी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है।
आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? यानी कि ये सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा। ये आपके चार्ल्स बेबेज है, जिसने गणना करने वाली मशीन के रूप में सबसे पहले परिभाषित चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये कंप्यूटर के विकास से संबंधित सवाल है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो आपको पता है सबसे पहली जो पीढ़ी थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, है ना, निर्वात नली का इस्तेमाल हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के अंदर क्या आता है? द्वितीय पीढ़ी के अंदर निकल करके आता है आपका ट्रांजिस्टर। क्या निकल के आता है? ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तीसरी पीढ़ी के अंदर क्या होता है? आईसी सर्किट का इस्तेमाल होता है। और चौथी पीढ़ी के अंदर वेरी लार्ज आईसी सर्किट, वीएलआईसी या फिर यूएलआईसी, इसका यूज होता है। तो चौथी पीढ़ी के अंदर जो यूज होने वाली चीज है उसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। और सबसे ज्यादा फास्ट भी होता है और सबसे ज्यादा महंगा भी होता है। आपसे पूछे एकीकृत परिपथ या फिर आईसी का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी में। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। इसने पूछा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कहां हुआ था? ये कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित सवाल है। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। यह आपके सामने लगा हुआ एनसीईआरटी की कटिंग। इस एनसीईआरटी की कटिंग में आप देख पाओगे सबसे पहले निर्वात नली का यानी कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ये बड़ी होती थी, धीमी होती थी और अविश्वसनीय होती थी। इनका इस्तेमाल होता था एनालॉग कंप्यूटर में। इसके बाद में आता है आपके ट्रांजिस्टर दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये बिजली का कम उपयोग करते हैं और आकार में निर्वात नलिका से छोटे होते हैं और ये उच्च स्तरीय भाषा को समझ पाते हैं और मुख्य मेमोरी मैग्नेटिक होती थी और ये भी कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते थे। तीसरे नंबर पे आता है आईसी सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये अधिक मेमोरी क्षमता यानी कि इसकी क्षमता अधिक होती है और ये जो है सामान्य प्रयोजन के लिए यूज होता है, मुख्य मेमोरी के रूप में स्टोर होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है और जो डिजिटल कंप्यूटर अभी आपके पास जो कंप्यूटर है उनके अंदर यूज होता है। चौथे नंबर पे कौन सा आता था आपका? चौथे नंबर पे आता था आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वीएलएसआई को क्या बोला जाता था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसके बाद में आया यूएलएसआई जो कि अभी चल रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसके बाद में ये पांचवें नंबर पर अल्ट्रा लार्ज स्केल आता है। और ये वाली जो दोनों की दोनों चीज है, ये वाली चीज होती है आपकी कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के अंदर आ जाता है। इसको भी और ज्यादा तेज बनाया जा रहा है, यूएलएसआई बनाया जा रहा है और ये आपके जो डिजिटल कंप्यूटर है उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित सवाल है। एनसीईआरटी के अंदर जो दी हुई चीजें वो सारी की सारी आपसे पूछी गई है यहाँ पर। और आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो, ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर जो है आपसे एनसीईआरटी से ही उठाकर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो साइंस हो या फिर आपके राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास और भूगोल हो। राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के लिए राजस्थान अध्ययन के नाम से और राजस्थान की संस्कृति नाम से राजस्थान किताबें आती है 9वीं 10वीं की, वहां से सवाल पूछा जाता है। और ये जो मैं कटिंग आपके सामने लाया हूँ ये भी एनसीईआरटी की किताबें चलती थी पहले, अभी तो नहीं चलती है, लेकिन कंप्यूटर की जो पहले किताबें चलती थी ऑथेंटिक किताबें, उन्हीं से लाया हूँ। मेरी ये आदत है, मैं जो भी चीज़ पढ़ता हूँ ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ता हूँ और आपको भी जो चीज़ पढ़ाता हूँ ऑथेंटिक ही पढ़ाता हूँ। मैं आपके लिए कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास लेकर के आने वाला हूँ पटवार को टारगेट करके, जिसमें अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को, मेमोरी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अंदर सवालों के माध्यम से लगभग 5-6 घंटे की क्लास होगी, पूरा कंप्यूटर अपन उसके अंदर क्लास कर देंगे एनसीईआरटी पर आधारित। क्योंकि देखो कंप्यूटर में पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपन को वही चीज़ें पढ़नी है जहाँ से सवाल एग्जामिनर, और एग्जामिनर एनसीईआरटी से बाहर निकल करके नहीं जाता है ना। तो कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, अपन उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और उस मैराथन में से 90% सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर सच में इंतजार है क्लास का तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना। मैं ये क्लास कितनी जल्दी लेकर के आऊँगा ये डिपेंड करेगा आप लोगों के प्यार के ऊपर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना जो जो साथी मुझे सुन पा रहे हैं कि हाँ सर कंप्यूटर की क्लास लेकर के आओ। आपको आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कंप्यूटर। क्या कमेंट करना है? कंप्यूटर। हाँ चलो आप केवल कंप्यूटर कमेंट कर देना। ये एक कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा विद्यार्थी ये कमेंट करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ विद्यार्थियों ने मेरा ये वाला पढ़ाने का तरीका देखा है और उनको सच में जो है कंप्यूटर मुझसे पढ़ना है। तो मैं आपके लिए 5-6 घंटे की एक क्लास लेकर के आऊँगा। उस क्लास में सारा कंप्यूटर अपन कवर कर लेंगे एनसीईआरटी पर आधारित। लगभग सारी 100% तो नहीं कहता, लेकिन 90% चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। और आपको पता है कंप्यूटर के 10 या 15 सवाल आते हैं आपके पटवार के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती है साथियों, उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये मैं जब आपकी ये पीपीटी बना रहा था उस टाइम में पावर पॉइंट में जाकर के मैंने खुद ने चेक किया। ये पावर पॉइंट दिख रहा होगा आपको ऊपर, पावर पॉइंट की जो फाइल होती है वो पीपीटी होती है ना। इसके अंदर ये देखो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है,
इसमें प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आता है प्रिंट ऑल स्लाइड लिखा हुआ और यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इस एरो को चूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी स्लाइड को प्रिंट करना है, यानी कि कौन कौन सी स्लाइड को हम प्रिंट करेंगे। वो अपने पास ऑप्शन होता है कि मुझे स्लाइड 1 को प्रिंट करना है या 1 से 4 को करना है या 4 से 20 को करना है। जितनी स्लाइड आपको प्रिंट करनी है उतनी इसके अंदर आप डाल दो। यहाँ पर स्लाइड संख्या लिख देते हैं अपन, उतनी स्लाइड इसके अंदर प्रिंट हो जाती है। उसके नीचे लिखा हुआ दिख रहा है 9 स्लाइड हार्मोनाइज्ड, यानी कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको चूज करके अपन ये चूज कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर मुझे कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है। जैसे ये आपका ये A4 साइज का पेज है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 22 अप्रैल 2025 लिखा हुआ यहाँ पे। ये कल जब मैं आपकी ये फाइल तैयार कर रहा था तब ही जो है मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखो 3, 3, 6 और 3, 9 मैंने डिसाइड करा, मैंने यहाँ पर 9 चूज करा है ना। यहाँ पर ये 9 स्लाइड लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मैंने 9 चूज करा, यानी कि मुझे एक पेज में 9 स्लाइड चाहिए। तो एक पेज पे मुझे कितनी स्लाइड चाहिए वो भी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। इसके नीचे दिख रहा है कि प्रिंट वन साइडेड, कि आपको पेपर के एक साइड प्रिंट करना है या दोनों साइड प्रिंट करना, वो भी अपन चूज कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि कलर्ड, कि आपको क्या करना है, कलर्ड यानी कि आपको ये कलर्ड चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, वो अपन चूज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं कि ऐसे पोर्ट्रेट चाहिए या इस प्रकार से लैंडस्केप चाहिए। तो इस प्रकार से अपने पास प्रिंट करते टाइम पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इसी प्रकार के कुछ ऑप्शन अपने पास वर्ड के अंदर भी होते हैं। तो इसमें सवाल में क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता क्यों ना हो। तो ये तो बात गलत हो गई ना। ये कह रहा है सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ेगा भले ही आपको केवल 2 स्लाइड ही प्रिंट करनी हो, जबकि अपने पास तो ऑप्शन है, अगर अपन को केवल 2 ही स्लाइड प्रिंट करनी है तो अपन यहाँ पर स्लाइड नंबर लिख देंगे कि 1 से लेकर 2 को प्रिंट करो, तो अपने पास ऑप्शन होता है। जबकि ये कह रहा है कि सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ेगा भले ही कुछ ही स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं हो, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता ही नहीं हो। जैसे मान लो कि मुझे मेरे पास टोटल 50 स्लाइड है, ठीक है, उन 50 में से मुझे स्लाइड नंबर चाहिए 1 से लेकर 25 तक प्रिंट करनी है, उसके बाद में मुझे 35 से लेकर 50 तक प्रिंट करनी, बीच की प्रिंट करनी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाकर के कमांड दे दूंगा कि मुझे 1 से लेकर 25 तक प्रिंट करनी है, 1 से 25 कोमा लगा करके लिख दूंगा 35 से 50, इन स्लाइड को प्रिंट करो। ये उतनी स्लाइड को प्रिंट करेगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये कह रहा है कि सभी की आवश्यकता नहीं है फिर भी सबको करना पड़ता नहीं साहब, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम जितनी स्लाइड को प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। और इसने पूछा भी यही है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। दूसरा कह रहा है 1 से अधिक सेट प्रिंट करने के दौरान स्लाइड क्रमवार लग सकते हैं, कि 1 से अधिक सेट को जब प्रिंट करना हो तो स्लाइड क्रमवार ही लगते हैं, 1, 2, 3, 4 क्रम से ही स्लाइड प्रिंट होकर के आते हैं। एक पेज पर प्रिंट किए जाने वाले स्लाइड की संख्या चुनी जा सकती है, बिल्कुल चुनी जा सकती है साहब। एक पेज पे मैं 9 भी प्रिंट कर सकता हूँ, 12 भी कर सकता हूँ, 8 भी कर सकता हूँ, वो मुझे यहाँ से चूज करना होगा कि कितनी स्लाइड मुझे एक पेज पे प्रिंट करनी है। नोट लिखने के लिए स्लाइड को खाली स्थान के रूप में भी प्रिंट किया जा सकता है, बिल्कुल। इस स्लाइड में देखो यहाँ पर ये खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये खाली स्थान भी रख सकते हैं अपन नोट लिखने के लिए, एक्स्ट्रा नोट लिखने के लिए स्लाइड के अंदर, तो वो सारे ऑप्शन अपने पास होते हैं। इस सवाल के बारे में पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं होगा। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन से स्टेप्स का प्रयोग करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है साथियों, उसके अंदर अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो भी डाटा अपने पास है, जैसे मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलम और रोज बने हुए हैं। अब उसमें से जिस डाटा को अपन को प्रिंट करना है ना, सबसे पहले तो कर्सर की सहायता से उस डाटा को इस प्रकार से अपन सेलेक्ट करेंगे। इतने से डाटा को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर इंसर्ट का टैब होता है, उस इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहां से जाकर के चार्ट चूज करेंगे कि कौन सा चार्ट हमें जो है लेना है। सबसे पहला काम डाटा को सिलेक्ट करने का होता है, बिना डाटा को सिलेक्ट किए चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्ट इंसर्ट पे जाके चार्ट चूज करोगे, वो चार्ट बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे चार्ट बनाना किसका है भाई, पहले मुझे डाटा तो दे जिस डाटा का चार्ट बनाना है। तो सबसे पहला काम सिलेक्ट डाटा करना होगा आपको, यानी कि सबसे पहला काम सिलेक्ट डाटा, उसके बाद में इंसर्ट टैब में जाओ और चार्ट को सिलेक्ट कर लो, ये वाली आप कमांड दोगे। ये कह रहा है एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन से स्टेप का प्रयोग करें, ऑप्शन नंबर सी का हम प्रयोग करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी चार्ट हमें चाहिए, चाहे लाइन चार्ट चाहिए, चाहे पाई चार्ट चाहिए, है ना। अगला सवाल, कौन सा प्रोफेशनली डिजाइन किया गया खाली डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। खाली डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनली डिजाइन किया हुआ खाली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि वो डॉक्यूमेंट तो है लेकिन वो खाली है, उसके अंदर हम अपनी इच्छा से कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए रहते हैं, उनमें से किसी भी एक टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। मान लो आपको रिज्यूम बनाना है, तो आप वर्ड में जाकर के उसमें से टेम्पलेट चूज कर लोगे और उस टेम्पलेट में जहां पर फोटो की जगह दी हुई है वहां पे आपकी फोटो लगा लोगे, जहां पर नाम की जगह दी हुई है वहां पे आपका नाम लिख लोगे। यानी कि पहले से डिजाइन किए हुए टेम्पलेट होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं।
ये कह रहा है फाइल होती है क्या? नहीं, फाइल नहीं होती है, फाइल के अंदर तो डाटा स्टोर रहता है। ये दूसरा बोल रहा है गाइड होती है क्या? GUIDE, ये गाइड होती है कि गाइड नहीं होती है साहब? गाइड के अंदर तो ये बात लिखी होती है कि हमें चीज़ों को यूज़ किस प्रकार से करना है। एक है यूज़र गाइड फाइल, यूज़र गाइड फाइल के अंदर भी यूज़र को किस प्रकार से सिस्टम को यूज़ करना है उसके बारे में लिखी हुई होती है फाइल, जबकि ये क्या होती है, जो पहले से डिज़ाइन की हुई चीज़ें होती है, ये होते हैं टेम्पलेट। तो ऑप्शन नंबर सी को आप इसके अंदर चूज करोगे। इस प्रकार के टेम्पलेट देखे होंगे आपने, वर्ड को खोलते हैं तो ये टेम्पलेट है, हमने इनमें से इसको चुन लिया, इसको चुनने के बाद में यहाँ पर इस हेडिंग की जगह हम अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फिर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इस डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है जो पहले से डिजाइन की हुई होती है, जहाँ पर ये खाली डॉक्यूमेंट होता है, उनमें अपनी जरूरतों के हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं, उनको टेम्पलेट बोला जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है जी फ्लॉप्स टी फ्लॉप से छोटा होता है, इसमें कह रहा है एम फ्लॉप्स जी फ्लॉप से बड़ा होता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये फ्लॉप्स क्या है? तो देखो FLOPS, फ्लॉप्स को बोला जाता है साथियों फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट होता है ना, उस फ्लोटिंग पॉइंट के आधार पर जो कंप्यूटर की क्षमता होती है, उस कंप्यूटर की क्षमता को मापने की इकाई होती है। ये कंप्यूटर की क्षमता को मापने की इकाई होती है क्या? फ्लॉप्स। अब इसके आगे फ्लॉप्स के आगे जब आप जी लगा दोगे तो वो बन जाएगा गीगा फ्लॉप्स, ठीक है। इसका आगे एम लगा दोगे वो बन जाएगा मेगा फ्लॉप्स, उसका आगे के लगा दोगे वो बन जाएगा किलो फ्लॉप्स, उसका आगे टी लगा दोगे वो बन जाएगा टेरा फ्लॉप्स। जैसे आपने देखा होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस प्रकार से जो होते हैं वो मेमोरी होती है, साइज होती है मेमोरी की साइज। उसी प्रकार से कंप्यूटर किस प्रकार से काम करेगा, कितनी स्पीड से काम करेगा, उसको फ्लोटिंग पॉइंट के आधार पर मापा जाता है, ठीक है, कि वो एक सेकंड के अंदर, प्रति सेकंड के अंदर कितने फ्लोटिंग पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन पर सेकंड, कि कितने पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहा है एक सेकंड के अंदर, उसके आधार पर जो है आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी क्षमता को मापा जाता है। तो ये फ्लॉप्स क्या है? ये कंप्यूटर की क्षमता मापने की इकाई है। इसका आगे जब आपने जी लगा दिया तो वो गीगा बन गया, और आपको पता है सबसे छोटा होता है किलो, किलो से बड़ा होता है मेगा, मेगा से बड़ा होता है गीगा, गीगा से बड़ा होता है टेरा, टेरा से बड़ा होता है पेटार, पेटा से बड़ा होता है एक्सा। इसमें देखो मैं आपको बताऊं, जो किलो होता है ये किलो होता है 10 की घात 3, मेगा होता है 10 की घात 6, गीगा होता है 10 की घात 9, टेरा होता है 10 की घात 12, पेटा होता है 10 की घात 15 और एक्सा होता है 10 की घात 18। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप जाओगे ये इसका बढ़ता जाएगा। अब ये कह रहा है कि गीगा फ्लॉप्स टेरा फ्लॉप से छोटा होता है। गीगा फ्लॉप टेरा फ्लॉप से छोटा होता है क्या? बिल्कुल छोटा होता है। टेरा में 10 की घात 12 होती है, गीगा में 10 की घात 9 ही होती है, तो ये वाला सही है। ये कह रहा मेगा फ्लॉप्स गीगा फ्लॉप से बड़ा होता है। मेगा फ्लॉप्स गीगा फ्लॉप से बड़ा है क्या? बड़ा कहाँ है, ये तो छोटा है, तो दूसरा गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर चूज करना है। कौन सा सत्य है? केवल एक सत्य है। कौन सा है? केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसमें अपन चूज कर लेंगे। अगला सवाल देखो, एक तरफ सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका प्रकार दिया हुआ है। उबंतु जो है, ये उबंतु क्या है? उबंतु साथियों आपको पता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, जैसे आपके गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। तो ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये ब्राउजर है। ब्राउजर वो होते हैं जिनके अंदर इंटरनेट चलता है। एक कह रहा है कि एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक क्या है? ये ईमेल क्लाइंट है। और मेक एफई, मेक एफई का मतलब होता है एंटीवायरस। मेक एफई हो गया, या फिर आपके अवेस्ट हो गया, विंडोज डिफेंडर हो गया, या फिर आपके नॉर्टन हो गया, ये सारे के सारे एंटीवायरस होते हैं। मिला दो, डी के अंदर एक किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी ए में 2 हो gया, बी में 3 हो गया, और सी में 4 हो गया, और डी में 1 हो गया। इस प्रकार से मिलाना। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको स्टार लगा के रख लो। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। ये जो आपके सामने ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको जो दिख रहा है ना, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो एप्पल जो है ना, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा? मैक ओएस। ये मैक ओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आपके माइक्रोसॉफ्ट होता है, इसका होता है विंडोज सर्वर। जैसे आपने विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12, विंडोज 7, वो भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंतु है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स के नाम से जिसको आप जानते हो, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एक लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, उबंतु हो गया, एमएस डॉस हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरफ दिए हुए आपको क्या? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में कौन कौन आते हैं? गूगल क्रोम है आपका वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी ये भी आपका वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। जब आप कंप्यूटर नया लाते हो तो उसके अंदर एक ही वेब ब्राउजर होता है पहले से, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। एक होता है आपके मोजिला फायरफॉक्स, ये भी क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। ओपेरा भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर भी वेब ब्राउजर है, और टोर ब्राउजर भी आपके वेब ब्राउजर है। तो ये मोजिला है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है ना, आपके एप्पल का एप्पल सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर होते हैं।
और यह आपके सामने एंटीवायरस है। एवीजी नाम का एंटीवायरस भी आता है, क्विक हील भी एंटीवायरस आता है, एवीरा एंटीवायरस है, एमसीएफई ये भी एंटीवायरस है, नॉर्टन भी एंटीवायरस है, केसप्री भी है, और एक आता है K7 एंटीवायरस, K7 के नाम से भी एंटीवायरस आता है, अवेस्ट भी एंटीवायरस है, ESET नोड 32 ये भी एंटीवायरस है। इसके अलावा विंडोज डिफेंडर है ना, विंडोज डिफेंडर जो होता है ये भी आपके विंडोज की तरफ से दिया गया एक एंटीवायरस ही होता है, ये भी एंटीवायरस की तरह ही काम करता है, जिसको आप विंडोज डिफेंडर बोलते हो। ये सारे के सारे आपके एंटीवायरस थे। अगला सवाल, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि जो आपका कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में यहाँ पर कंट्रोल की होती है, उस कंट्रोल की को दबाए हुए रख करके ऊपर जाके हम प्लस होता है यहाँ पे एंटर के ऊपर उस प्लस को दबाएंगे। प्लस नहीं, यहाँ पर कह रहा है बराबर। बराबर का मतलब, प्लस का मतलब तो क्या हो गया कि कंट्रोल को दबाए हुए रखना है और फिर बराबर दबाना है। कंट्रोल को दबाए हुए रख के जब हम बराबर को दबाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होता है, किसके अंदर पूछ रहा है? एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने कुछ डाटा सेलेक्ट किया और उस डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल को दबाए हुए रख करके बराबर का बटन दबा दिया ना, तो वहां पर जो भी डाटा आप सिलेक्ट करोगे ना वो डाटा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे H2O लिखना है तो कीबोर्ड से लिखूंगा तो कीबोर्ड से H2O ऐसे लिखा जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 को चूज करूंगा, इस 2 को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल को दबाए हुए रख के बराबर दबा दूंगा, तो ये 2 जो है ना इस प्रकार से H2O सब स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। H2O लिखना है, इस 2 को नीचे बिठाना है, उसके लिए मुझे शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है कंट्रोल प्लस बराबर, है ना, यानी कि कंट्रोल को दबाए हुए रख के यहाँ पर बराबर होता है प्लस के पास में उसको दबाना होता है। तो ये वाली शॉर्टकट की किसकी होती है? सब स्क्रिप्ट की होती है। ध्यान रहेगा किसकी होती है? सब स्क्रिप्ट की। एक आपके सामने बोल रहा है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के लिए यानी कि फॉन्ट साइज को बढ़ाना है या कम करना है, इसके लिए कंट्रोल के साथ में क्या दबाओगे आप? कंट्रोल को दबाए हुए रख करके आपके सामने एक ऐसा ब्रैकेट होता है यानी कि बंद होने वाला ब्रैकेट, उसको दबाओगे फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। और इसी कंट्रोल को दबाए हुए रख करके जब आप इस तरह का ब्रैकेट दबाओगे तो उसकी फॉन्ट की साइज कम हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस ये जो बड़ा ब्रैकेट बंद वाला ब्रैकेट होता है और खुला वाला ब्रैकेट, ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए होता है, ये फॉन्ट साइज घटाने के लिए होता है। या फिर फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने के लिए आप एक की और भी यूज कर सकते हो। कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यानी कि कंट्रोल को दबाए हुए रखोगे और फिर शिफ्ट को दबा दोगे और उसके बाद इस प्रकार का जो आपके ब्रैकेट होता है, जो इस प्रकार का साइन होता है बड़े का साइन, उसको दबाओगे तब तो आपकी फॉन्ट साइज क्या होगी? बढ़ेगी। और यही अगर आप कंट्रोल दबाए हुए रख करके उसके साथ में शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट को भी दबाए हुए रखोगे और छोटा वाला इस प्रकार का एरो चूज करोगे तो वहां पर फॉन्ट साइज आपकी कम हो जाएगी। तो ये भी फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने की शॉर्टकट की है, ये भी फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने की शॉर्टकट की है। एक कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जैसे आपको मान लो किसी की पावर लगानी है, जैसे आपको लिखना x² + 2xy। अब x के अंदर आपने जो स्क्वायर लिखा ना वो ये ऊपर जाकर के बैठा है इसके माथे पर, और जो माथे पर बैठता है वो क्या होता है? सुपर होता है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी स्क्रिप्ट शॉर्टकट की अपन यूज करते हैं, इसके लिए ध्यान रखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, उसके बाद में आपको प्लस और दबाना है। इसका मतलब हो गया कि कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल के जस्ट ऊपर शिफ्ट होता है, कंट्रोल को दबा करके शिफ्ट को दबा लेना है और उनको दबाए हुए रख के फिर प्लस को दबाना है। उनको प्लस को दबाओगे ना तो वो जो डाटा आपने सेलेक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और सब स्क्रिप्ट अगर करना है तो उस डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल को दबाए हुए रख करके बराबर दबा दो, वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। याद रहेगी ये सारी की सारी चीजें। चलो ये याद रखनी, शॉर्टकट कीज भी अपन जब कंप्यूटर की मैराथन क्लास लाएंगे इंपॉर्टेंट सारी शॉर्टकट कीज में आपको समझा दूंगा, आपके सामने कीबोर्ड लगा करके कि कंट्रोल कहाँ पे होता है, शिफ्ट कहाँ पे होता है, कैप्स लॉक कहाँ पे होता है, फंक्शनल कीज कौन कौन सी होती है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अगला सवाल देखो, सही मिलान करना है आपको। मिलान करने के लिए क्या करना है आपको? देखो पहला कह रहा है ZOS। जो ZOS है साथियों ये क्या है, और विंडोज 98 क्या है, यानी कि एक तरफ तो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो कंपनी के नाम से आप पहचान पाओगे। iOS जो होता है ना साथियों ये एप्पल कंपनी का है। iOS कौन सी कंपनी का है? एप्पल कंपनी का है। रेड हार्ट जो है ना ये लिनक्स ऑपरेटिंग कंपनी का है। विंडोज 98 एंटी टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी है उसका है। और ZOS जो है साथियों ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके IBM मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का है। तो आपने क्या किया, ए में 2 है, बी में 3 है। ए में 2 और बी में 3 किस में दिख रहा है? 2 और 3 इसमें भी दिख रहा है। सी में क्या 4 है, इसमें सी में 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो गया। और डी में क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है iOS, और आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट है रेड हैट, एंटी टेक्नोलॉजी कंपनी का प्रोडक्ट है विंडोज 98 और IBM मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का आपके प्रोडक्ट है ZOS।
विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग होता है? स्नैप असिस्ट क्या होता है? ये जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है साथियों। स्नैप असिस्ट का मतलब होता है आपके विंडो के ऊपर मान लो 6-7 अलग अलग टैब खुले हुए हैं और आप चाहते हो कि सारे के सारे टैब को आप एक ही स्क्रीन पे खोल के रखो और उसके ऊपर काम करो। जैसे मान लो कि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट का खोल रखा है, ऐसे मान लो कि ये आपके जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपने स्नैप का क्या मतलब होता है वो बता रहा हूं। आप चाहते हो कि आपने 4 विंडो खोल रखी है, एक विंडो के अंदर आपने इंटरनेट ब्राउजर खोल रखा है, एक विंडो के अंदर आपने क्या खोल रखा है, ओबीएस स्टूडियो खोल रखा है, एक विंडो के अंदर आपने क्या खोल रखा है, मान लो कि कोई मूवी चल रही है यूट्यूब खोल रखा है, एक में कोई आपने और अलग सॉफ्टवेयर खोल रखा है। अब ये 4 अलग अलग चीजें, इन 4 अलग अलग चीजों को एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हो, उसके लिए आपके जो है साथियों स्नैप असिस्ट का उपयोग किया जाता है। स्नैप असिस्ट होता है एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है साथियों, जो आपका विंडो होता है, विंडो का बटन यानी जिसके ऊपर इस प्रकार की 4 चौकड़ी बनी हुई होती है, उसको दबा करके आपको किसको दबाना होता है? जेड को दबाना होता है। आप कभी भी दबा करके देख लेना, विंडोज को दबाए हुए रख के जेड को दबाना, आपके सिस्टम में जितनी भी फाइलें खुली हुई ना वो सारी की सारी फाइलें इस प्रकार से आपको ऊपर दिखाएगा, यहाँ कॉर्नर में, जैसे यहाँ ऊपर कॉर्नर में दिखाएगा कि आपको कैसा सिस्टम रखना है, चारों को इस प्रकार से सेट करना है या फिर एक को यहाँ पे बड़ा और 2 को यहाँ पे छोटा सेट करना है ना, वो आपको ऑप्शन दे देगा। उस प्रकार से आप चूज कर सकते हो और उस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचाने तब तक इनपुट डिवाइस का क्या करना होगा? हस्तलेख को ना पहचाने यानी कि कंप्यूटर के अंदर अपन को डाटा इनपुट करने के लिए हाथ से लिखी हुई चीजों को जब तक कंप्यूटर नहीं पहचानता तब तक हमको क्या करना पड़ेगा? इनपुट डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। और इनपुट डिवाइस क्या काम करती है? सूचना को डिजिटल करने का काम करती है। यानी कि हम जो सूचना देते हैं, जैसे हमने एच दबाया, उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता दिया, किसने? इनपुट डिवाइस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट बेसिकली जो आपका पूरा का पूरा एक तरीके से सीपीयू होता है, उसी को सिस्टम यूनिट बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि एक कंटेनर है सिस्टम यूनिट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे हुए होते हैं। ये कह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट तो करता ही है, लेकिन केवल इतना सा ही नहीं होता, सिस्टम यूनिट के अंदर सारी चीजें आ जाती है। पूरा का पूरा सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर ही आता है आपके, है ना, जिसमें मेमोरी भी लगी हुई है, जिसके अंदर आपके पंखा भी लगा हुआ है, प्रोसेसर भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। उस पूरे के पूरे सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम यूनिट। ये कह रहा है डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, केवल इतना ही काम नहीं कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लेकिन केवल इतना नहीं करता, सिस्टम यूनिट के अंदर सारी चीजें आती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों का एक्सेस करने के लिए करने देना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट और हैकर। हैकर तो आप जानते हो, हैकर तो आपकी बिना परमिशन के ही आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। जबकि ये कह रहा है कि कोई बाहरी संस्था है उसको इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना है, यानी कि आप खुद एक्सेस दोगे। मान लो आप यहाँ पर बैठे हो और आपके कंप्यूटर का एक्सेस आपको किसी और को देना है, तो आप क्या करोगे? किसका यूज करोगे? तो आप यूज करोगे साथियों एक्स्ट्रानेट का। यानी कि मान लो कि ये आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी के अंदर जितना भी सिस्टम चल रहा है ना, कंपनी के अंदर अंदर जो सिस्टम चलता है, चीजें आपस में लिंक होती है, उसको तो बोला जाता है इंट्रानेट। क्या बोला जाता है? इंट्रानेट। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में केबल के द्वारा या वाईफाई के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक ही कंपनी के द्वारा एक ही कंपनी के सिस्टम के अंदर चीजें अगर सर्कुलेट करनी है, एक्सेस देना है, तब तो आप इंट्रानेट का यूज करते हो, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई बाहर व्यक्ति बैठा हुआ, उसको आप आपके एक सिस्टम में पड़ी हुई फाइल एक्सेस करना देना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करना होगा? तो आपको यूज करना होगा एक्स्ट्रानेट। क्या यूज करना होगा? एक्स्ट्रा नेट यूज करना होगा। बाहरी संस्था है, बाहरी संस्था को आपको एक्सेस देने के लिए एक्स्ट्रा नेट यूज करना होगा। और एक होता है आपके इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट तो बेसिकली पूरी की पूरी दुनिया का जाल है। जैसे ये पूरा का पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब में सारी की सारी चीजों को आपस में इंटरकनेक्टेड कर रखा है इंटरनेट ने, तो है ना, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको आपस में कनेक्टेड, पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है इंटरनेट, तो जिसके माध्यम से आपके घरों के अंदर इंटरनेट चलता है, नेटवर्क चलता है। इसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ रखा है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की किस कोने में क्या चीज हो रही है वो भी पता कर सकते हो, वो इंटरनेट की सहायता से होता है। बाकी आपके वेब पेजों का एक्सेस किसी बाहरी व्यक्ति को देना है, तो उसके लिए आप क्या चूज करोगे? एक्स्ट्रा नेट का यूज करोगे। अगला सवाल, किस फाइल सिस्टम का उपयोग विंडोज द्वारा डिफॉल्ट रूप से किया जाता है? तो साथियों आपके NTFS जो होता है, इस NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और डिफॉल्ट रूप से विंडोज जो होती है आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिफॉल्ट रूप से हर एक फाइल का फॉर्मेट क्या रखता है, हर एक फाइल का डिफॉल्ट रूप से NTFS के रूप में उसको सेव करके रखता है, इसका वो यूज करता है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर अपने जो कंप्यूटर के सवाल भी खत्म होते हैं। अब यहाँ से आगे आपको मैथ्स के सवाल आगे हैं, और ये मैथ्स के सवाल आपको पदम सर सोल्व करवाएंगे। 106 से लेकर के 150 तक के सवाल, ये जो 45 सवाल है ये मैथ्स और रीजनिंग के हैं, और ये वाला पोर्शन इस पेपर का आपको आगे पदम सर सोल्व करवाएंगे। बाकी जिन साथियों ने मेरे इस पोर्शन को ध्यान से देखा है, पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में आकर के बताना जरूर कि कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, और कितनी चीजें आपको समझ आई और कितना यूजफुल लगता है ये पेपर आपको। नो डाउट इस पेपर को जो विद्यार्थी अच्छे से देख के जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने आपको देखो रोग पूरा पढ़ा दिया, इसके अंदर मैंने आपको मेमोरी की सारी चीजें पढ़ा दी। इसके अंदर स्टार्टिंग के पहले ही सवाल के अंदर अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना, प्रकाश की घटनाएं अपन ने डिस्कस कर ली, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। और वैसे मैं साइंस की, करंट की और कंप्यूटर की, इन तीनों की अलग अलग मैराथन क्लासेस लेकर के आने वाला हूं पटवार के लिए, उनको देखना मत भूलना। एक ही मैराथन के अंदर 5-6 घंटे की मैराथन होगी, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, पूरी NCERT की साइंस एक मैराथन क्लास में, पिछले 7-8 महीनों का करंट अफेयर सितंबर से लेकर मार्च तक का एक ही क्लास के अंदर, और कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्यूटर जो आपके सिलेबस में है एक ही क्लास में अपन MCQs के माध्यम से डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण MCQ NCERT पर आधारित, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इतना एक्साइटेड हो कंप्यूटर की क्लास के लिए, और ये वाला सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।